Hello guys, welcome to Abhyan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. तो गाइज हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट कर रखी है कौन सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसके काफ़ी सारे पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखें ताकि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट आपके आ रहे हैं वो क्लियर हो सके। स्टिल if you have any query, any doubt, so you can post in the comment section and we can consider your valuable point in the next video, and we can provide you relevant content to crack your net exam, right? So guys, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अमलगमेशन से आगे का जो टॉपिक है उसमें हम होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, ये टॉपिक हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स जो होती है वो क्या होती है। तो इससे रिलेटेड हम एक दो चीज़ें जो हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देन ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। उसमें हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, नोन, जितने भी जान पहचान के आपके लोग हैं उनके साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करें और जुड़े रहें वीडियो के लास्ट तक, ताकि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो सके और आपको एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए आइए, ठीक है। तो हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, किस चीज़ के लिए है? यूजीसी नेट कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो, ये जो यूनिट है काफ़ी लेंदी यूनिट है और वेटेज वाली यूनिट है। आप ये नहीं कह सकते कि इस यूनिट को हम स्किप कर दें। कम से कम 14 to 15 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में से आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 14-15 क्वेश्चन जो है इज़ नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें से आपके जो है 10 to 15 क्वेश्चंस आपके मिलते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, सब तरीके के मिला के इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वाली यूनिट में से आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिट है ये हमारी मेजर यूनिट में कंसीडर करी जाती है। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पेरेंट कंपनी के बारे में और इसकी सब्सिडरी कंपनी के बारे में। पेरेंट कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? पेरेंट कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी भी कह देते हैं। क्या होती है? हाँ, ये जो पेरेंट कंपनी जो होती हैं ये सब्सिडरी कंपनी की, इनके पास होल्डिंग्स होती है, इनके पास शेयर्स होते हैं, इनके पास ओनरशिप होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, और ये उनका जो मैनेजमेंट डिसीजन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, क्यों हम किसी की पेरेंट कंपनी बनते हैं, क्यों किसी की सब्सिडरी कंपनी अपनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अकाउंट्स। मतलब कि आपके जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, किसको हम होल्डिंग बोलेंगे और किसको हम सब्सिडरी बोलेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोग आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर करती है इधर ऑल और मोर देन हाफ ऑफ द नंबर, मतलब 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर अगर एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लेती है तो वो बन जाती है उसकी होल्डिंग, और जिसके एक्वायर करे हैं वो बन जाती है उसकी सब्सिडरी। तो पेरेंट कंपनी बन गई वो कंपनी जिसने उसको क्या करा, उसके शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, और जिसके शेयर एक्वायर कर रखे हैं वो क्या बन गई? हमारी सब्सिडरी। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है और चाइल्ड के पास होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी पेरेंट्स के पास होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो कंपनी क्या है, अपनी जो एसेट है, यानी आपके जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर से ही आपके पास वोटिंग पावर, मैनेजमेंट डिसीजन, और आपके पास वीटो पावर और जो मैनेजमेंट
डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सारी आपकी इक्विटी शेयर से ही आती है। अगर हम डिवेंचर ले लें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर तो एक तरीके से लोन होता है। आप इक्विटी शेयर्स परचेज करो या इक्विटी शेयर की होल्डिंग आप बढ़ाओ तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर आती है। ना तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है और ना ही आपके पास डिवेंचर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है? इक्विटी शेयर्स के हाथ में होती है। तो एक या एक से ज़्यादा कंपनियों के अगर हम 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कर लेते हैं तो वो सब हमारी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती हैं। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी वो हो गई जिसने 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर एक्वायर कर रखे हैं किसी दूसरी कंपनी के। ठीक है, मान लो कोई ए कंपनी है, इसने बी कंपनी के 51% शेयर एक्वायर कर रखे हैं, तो ए क्या बन गई? हमारी होल्डिंग, और बी बन गई हमारी सब्सिडरी। जैसे ही इनके पास 51% शेयर हुए, ओनरशिप चली गई इनके पास, डिसीजन मेकिंग पावर चली गई इनके साथ, तो उसने क्या बोला? टू सिक्योर कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट इन सच कंपनी। इनका इंटरेस्ट होता है, कंट्रोलिंग पावर होती है इनकी, इनके हाथ में। ठीक है, सब्सिडरी की किसके हाथ में? होल्डिंग कंपनी के हाथ में। ठीक है, विच आर नोन एज सब्सिडरी और सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी जो वो नॉमिनेट करती है अपने मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, वो अपने डायरेक्टर वगैरह खुद नॉमिनेट करेगी और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हिसाब से चलाएगी। ठीक है, तो इसमें होल्डिंग कंपनी आर एबल टू नॉमिनेट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? होल्डिंग कंपनी अपॉइंट करेगी। ठीक है, और यहां पर होल्डिंग कंपनी मीट डायरेक्टली फ्रॉम द सच सब्सिडरी और इट में एक्वायर मेजोरिटी और शेयर इन द एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, मेजोरिटी शेयर मतलब वही 50% से ज़्यादा इनके पास शेयर होते हैं, तो इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर जो वो इनके हाथ में आ जाती है, कंट्रोलिंग इनके हाथ में आ जाती है, और डायरेक्टली ये जैसा बोलेंगे, जैसा डिसीजन मेकिंग पावर हो गए, इनके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर सच कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी लाइक एक्स लिमिटेड में कंट्रोल द अनदर कंपनी वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल करेगी वही चीजें बताते हैं। ये तीन रास्ते हमारे पास, इन तीनों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता अपना लो, इन तीनों रास्तों में से किसी भी तरीके से आप उसकी जो वो होल्डिंग और सब्सिडरी बन सकते हो। कैसे बनोगे? बाय द होल्डिंग मोर देन हाफ ऑफ द शेयर, यानी हैविंग वोटिंग राइट इन वाई लिमिटेड। एक्स ने उसके शेयर खरीद लिए, किसके? वाई के। जब वाई के शेयर खरीद लिए तो इनके पास क्या आ गई? वोटिंग पावर आ गई। जब वोटिंग पावर आ गई तो वो डिसीजन अपने चेंज कर लेंगे, कंट्रोलिंग इनके हाथ में आ गई। जब कंट्रोलिंग इनके हाथ में आ गई तो एक्स क्या बन गया? होल्डिंग, और वाई क्या बन गई? सब्सिडरी। दूसरा क्या कहता है? बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड। ये कहता है कि अपने जो कंट्रोलिंग कर लो डायरेक्टर्स को, मतलब अपने डायरेक्टर्स अपने अपॉइंट कर दो, या डायरेक्टर्स इनके फेवर में हो जाते हैं। मतलब 5 डायरेक्टर है, 5 में से 3 डायरेक्टर इनके फेवर में हो गए, तो ये बन गई होल्डिंग और वो बन गई सब्सिडरी। डायरेक्टर कब्जे में कर लिए। ठीक है, यानी कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है होल्डिंग ने अपने भेज रखे हैं वहां पर, तो वहां पर जो है उसके हिसाब से आप क्या बन गए? होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो गया। या फिर आप 50% से ज़्यादा अपने शेयर खरीद ले, यानी 51% जैसे ही आपके पास हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मेजोरिटी शेयर आपके हो जाएंगे और आप जो है वहाँ के क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। बाय कंट्रोलिंग अ होल्डिंग कंपनी विच एक्चुअली कंट्रोल द वाई लिमिटेड, दैट इज इफ वाई लिमिटेड बिकम द सब्सिडरी ऑफ जेड, जेड लिमिटेड बिकम द सब्सिडरी ऑफ एक्स, इन दैट केस वाई इज विल ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ एक्स। एक्स और वाई के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। ठीक है, ये है होल्डिंग और ये है सब्सिडरी। अब हो सकता है एक दूसरी कंपनी है जेड, जेड के लिए ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है। ठीक है, तो जो ये जेड इसकी सब्सिडरी है, जेड सब्सिडरी है वाई की और वाई सब्सिडरी है एक्स की, तो जेड ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन जाएगी किसकी? एक्स की। राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई है,
तो राम और मोहन भी तो भाई भाई हुए। तो ये वही चीज है, मतलब सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी बिकम द ऑटोमेटिकली सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी की भी सब्सिडरी अगर कोई है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन अपना बना सकते हैं। तो एक्स कंपनी वाई लिमिटेड पे कैसे वो करेगी? एक तो तरीका ये है, इक्विटी शेयर 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स ले लो तो आपके पास वोटिंग पावर आ जाएगी। डायरेक्टर पे कंट्रोलिंग कर लो, या फिर आप वो जो है किसी और की सब्सिडरी बन जाती है, उसकी कोई और सब्सिडरी बन जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपकी जो वो सब्सिडी, आप मेरी सब्सिडरी बन गए, आपकी सब्सिडरी कोई और है तो उसका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली वे में वो मेरी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, आप उन पे कंट्रोल कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका जो कंट्रोलिंग है वो मेरे हाथ में आ जाएगी। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। ठीक है, चलिए एडवांटेज क्या होते हैं होल्डिंग कंपनी के, बता सकते हो? सब्सिडरी कंपनी मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी अलग रहेगी, उसकी आइडेंटिटी अलग रहेगी, दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट सेपरेट रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। इवन लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन किसकी होल्डिंग है, कौन किसकी सब्सिडरी है। ये हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट आपका रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर से ही फर्क पड़ता है, बाकी ऐसा कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो एक तो एडवांटेज ये रहता है, आपकी आइडेंटिटी जैसी है वैसे ही बनी रहेगी, चाहे वो होल्डिंग हो चाहे वो सब्सिडरी हो, आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द पब्लिक में नॉट बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अमंग द वेरियस कंपनी। मैंने आपको बताया कि कई बार तो लोगों को पता भी नहीं होता कौन किसकी होल्डिंग बन गई, कौन किस सब्सिडरी हो गई, ये इंटरनल मैटर होता है कंपनी का। बाकी जिनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेरा शेयर लगा हुआ है वहाँ पे, मैंने पैसा लगा रखा है, तो मुझे पता होना चाहिए कौन किसकी होल्डिंग है, कौन किस सब्सिडरी है। बाकी ठीक है भाई, हमारी नॉर्मल डीलिंग है तो उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो भाई मैं किसी कंपनी का जो है प्रोडक्ट खरीदता हूँ, जैसे मान लो मैंने रियलमी का फ़ोन खरीदा, अब रियलमी किसी और की होल्डिंग बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? मुझे फ़ोन से मतलब है। हाँ, अगर मैंने शेयर खरीद, फ़ोन की जगह मैंने शेयर खरीद रखे होते तब मुझे लगता है ये इसकी होल्डिंग बन गई, ये इसकी सब्सिडरी बन गई, तब मेरा उस पर फ़र्क पड़ता, लेकिन नॉर्मली मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट समझोगे? ठीक है, होल्डिंग कंपनी नीड नॉट टू बी इन्वेस्ट एंटायर अमाउंट इन द शेयर कैपिटल इन द सब्सिडरी, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप सारा अमाउंट जो वहां पे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, कंपनी स्टिल एंजॉय द कंट्रोलिंग पावर इन द सच कंपनी, कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में आ जाएगी, चाहे आप पैसा लगाओ चाहे मत लगाओ, वो अपना काम करेगी, आप अपना काम करोगे, आपके हाथ में कंट्रोलिंग आ जाएगी। ठीक है, आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर आ गई, बिना पैसा लगाए आपने कंट्रोलिंग ले ली, आपके हिसाब से सारे डिसीजन चलेंगे, एडवांटेज है आपका। ठीक है, इट वुड बी पॉसिबल टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फॉर इनकम टैक्स पर्पस, मतलब इनकम टैक्स पर्पस से आप अपने जो लॉस है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या उनके लॉस अपने में, अपने लॉस उनके में, वो इनकम टैक्स पर्पस से आप जो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हमारा आता है इनकम टैक्स पर्पस में, प्रोविजन हमारे उसमें आते हैं, तो वहां पर वो प्रोविजन आपके यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो ये भी हमारा एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज होल्डिंग नॉर्मल कंपनी को ये एडवांटेज आपका नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ईच सब्सिडरी कंपनी प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंट एंड देयरफॉर फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच अंडरटेकिंग इज नोन। हर कोई कंपनी अपने अपने अकाउंट बनाएगी, जैसे होल्डिंग कंपनी है वो अपने अकाउंट बनाएगी, सब्सिडरी कंपनी है वो अपने अकाउंट बनाएगी, तो आपको पता रहेगा कि दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग रहेंगी, फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग रहेंगे, तो आपको मिक्स मैच करने की जरूरत आपके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दोनों का आपको पता रहेगा भाई किसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसमें गपड़ चपड़ वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्सिडरी जो कंपनी है वो अपने अकाउंट बनाएगी, जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने अकाउंट बनाएगी, और ये सारा अपनी अपनी जो पोजीशन है वो अपनी दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता रहते हैं कि भाई किसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या किस तरीके से ये लोग काम करेंगे। ठीक है, होल्डिंग कंपनी में एडिशनल एक्वायर और डिस्पोज द शेयर सब्सिडरी इन द मार्केट वैल्यू वेन एवर इफ डिजायर्ड, मतलब जब भी इसको पैसे की जरूरत होगी तो वो उनकी कैपिटल को यूज कर सकते हैं, मतलब होल्डिंग जो है सब्सिडरी का पैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडरी होल्डिंग का पैसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनको एडवांटेज जो है वो मिलता है। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, नुकसान क्या रहेंगे? कई बार आपका क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, कई बार क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो जाता है, सब अपने अपने अकाउंट बना रहे हैं, आपको क्या पता कि भाई कौन कितना अकाउंट में मैनिपुलेट कर रहा है, तो कई बार ये भी दिक्कत आपको हो जाती है। आपने किसी के शेयर एक्वायर कर लिया, हो सकता है कि उसने विंडो ड्रेसिंग करी हो,
आप उसकी चमक धमक के मर गए और आप उसको ले आए। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान हम खरीदते हैं, मतलब दिवाली के उसमें मतलब चक्कर में क्या रहता है, इतनी सारी लाइटिंग, इतनी डेकोरेटिव आपका रहता है, रात के अंधेरे में हम कोई चीज़ लेकर आते हैं या हम कोई मॉल से कोई चीज़ लेकर आते हैं, फिर घर पे आके पता चलता है कि वो तो कुछ और ही निकलता है। ठीक है, हम लेके आते हैं ब्लैक, वो निकलता है ब्लू, या लेके आते हैं ब्लू, वो निकलता है ब्लैक। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि लाइटिंग में उसका कलर का पता नहीं चलता। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है कि कई बार ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी हमारी हो सकती है कि सामने वाले कंपनी ने जो अकाउंट्स हमारे बनाए हैं, वो हो सकता है कि हमारा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हमारी कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाँ, वो अपना ऐसा दिखा देते हैं कि मतलब ऐसा फीडबैक दिखा देते हैं वी आर द, कि वो हमारे कस्टमर है, वो उनके सब्सिडरी आपके वो रहते हैं कि भाई हमारे इतने सारे कस्टमर, इतने सारा बैकअप है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपकी इसमें रहती है। जैसे मतलब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या रहते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स रहते हैं, लेकिन वो पता चले वो सब फॉलोअर्स जो है वो पेपर क्लिक वाले रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में नॉट बी एट द फेयर प्राइस। कई बार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब ट्रांजेक्शन आपकी होती है, अब एक कंपनी में किसी और प्राइस पे हो रही है, दूसरी कंपनी में किसी और प्राइस पे हो रही है, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कोई सामान बेच रही है, तो कई बार प्राइस को लेके जो वो दिक्कत रहती है। अब दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, तो वहाँ पर आपकी दिक्कत हो सकती है कई बार। ठीक है, तो ये आपका जो है उसमें दिक्कत हो जाएगी। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में नॉट बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। जिसके मेजोरिटी है वो तो उन्हीं के हाथ में चलेगा सब चीज़। माइनॉरिटी वाले जो रह गए उनका तो कोई वही नहीं है, उनका तो कोई वजूद या अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। अकाउंट ऑफ वेरियस कंपनी में भी डिफरेंट डेट टू मैनिपुलेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनी। कई बार प्रॉफिट को भी हम मैनिपुलेट कर देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक है, इस तारीख से इस तारीख तक है, तो वहाँ पर भी मैनिपुलेशन आपके अकाउंट में, आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में कई बार आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो प्रॉफिट है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग इन द होल्डिंग कंपनी में नॉट बी अवेयर ऑफ द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है होल्डिंग कंपनी के, उनको सही पोजीशन के बारे में पता ही नहीं होता। कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया उसके शेयर, तो इसलिए लोगों ने उनकी जो है उनके शेयर एक्वायर कर लिए। कंपनी ने बोला कि भाई हम इसको सब्सिडी बनाएंगे, तो उसके शेयर एक्वायर कर लिए। तो कई बार हमें जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो नहीं पता होती है, या कई बार ऐसा होता है कि भाई उसने ऑलरेडी इतने शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, या उसके पास ऑलरेडी इतना सारा डेट या लोन है, तो वहाँ पर फिर हमारे लिए दिक्कत आ जाती है। ऐसे क्रेडिटर और जो आउटसाइडर हैं उनको भी नहीं पता होता कि कौन किसकी होल्डिंग है, कौन किसकी सब्सिडरी है। अब जो क्रेडिटर को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पता होना चाहिए कि भाई जितने भी शेयर होल्डर हैं या आउटसाइडर हैं या कोई क्रेडिटर हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो है किस किस को जो है चीज़ें, हमें हमें यही नहीं पता कि भाई किस किस को पैसा देना है। ठीक है, तो उसमें भी कई बार दिक्कत हो, कंपनी ने हाइड कर ली, इन्फॉर्मेशन बताई नहीं, बाद में रिवील करी। ठीक है, तो ये भी नुकसान हमारा हो सकता है। सब्सिडरी कंपनी में भी फोर्स टू अपॉइंट पर्सन टू चॉइस ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज द ऑडिटर, डायरेक्टर और अदर ऑफिसर इन द ड्यूली हाई हाई रेमुनरेशन। तो कई बार आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो फोर्स करती है कोई पर्सन अपॉइंट करने के लिए होल्डिंग कंपनी को कि भाई ये जो ऑडिटर वगैरह ये जो सब है, ये सब हमारे उसके जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि हाई रेमुनरेशन की वजह से मतलब लोग जो है उसके जो मैनिपुलेशन है वो अकाउंट में करते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार वो बोल देते हैं कि भाई वी आर द सब्सिडरी ऑफ योर कंपनी, तो आप जो ऑडिटर वगैरह ये जो है ये अपॉइंट करवाइए। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार फोर्स कर सकती है कि मतलब जो जैसे ऑडिटर, ठीक है, डायरेक्टर्स और ऑफिसर मतलब जो है हाई रेमुनरेशन का कि भाई इनको हाई रेमुनरेशन पे कीजिए, तो वो भी एक नुकसान हो सकता है। सब्सिडरी कंपनी में भी फोर्स फॉर परचेज और सेल ऑफ द गुड्स सर्टेन एसेट एसेट द डायरेक्शन। उसने बोला कि भाई कई बार वो कह देती है जब होल्डिंग सब्सिडरी बनती है तब एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आगे के रिलेशन बनते हैं तब एक अलग चीज़ होती है। वो कहती है भाई इतना सामान खरीदो हमारा, इतना सामान आपको ही खरीदना है हमारा, या इतना सामान आपको हमसे ही खरीदना है, तो वहाँ पर फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो उसमें फिर हमें जो वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसके बारे में, हमें देखना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी चॉइसेस किस तरीके की हमारी रहेंगी। ठीक है।
प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट कैसे रहेंगे इनके, होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी के। सेक्शन 212 कहता है हमारा कंपनीज एक्ट 1956, द होल्डिंग कंपनी एक्वायर टू अटैच इट्स बैलेंस शीट। तो इसके साथ साथ मतलब कुछ चीज़ें आपको जो है डॉक्यूमेंट और प्रेजेंट करने पड़ेंगे अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि ये एजीएम में मीटिंग में जाएंगे। तो होल्डिंग कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट अपने अंडर सेक्शन 212 के अंडर आपको जो है होल्डिंग कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है उनको अटैच करने पड़ेंगे, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी जो आपकी है उसकी बैलेंस शीट आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ये होल्डिंग कंपनी के लिए है, आप होल्डिंग हो तो आपको सब्सिडरी की बैलेंस शीट भी वहाँ पर भेजनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ P&L अकाउंट ऑफ द सब्सिडरी, ठीक है। कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी, कहने का मतलब ये सब्सिडरी के जितने भी अकाउंट है ना वो सब आप शेयर होल्डर को दिखाओगे, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द सब्सिडरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिपोर्ट है, ऑडिटर की क्या रिपोर्ट है, ताकि जिन शेयर होल्डर ने होल्डिंग कर रखी है उनको भी तो आपकी ट्रू पोजीशन पता चले कि भाई ये कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इंडिकेटिंग दैट एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडरी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द सब्सिडरी। एट द एंड आपने कुछ अगर शेयर को घटाया बढ़ाया है, कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर हमने खरीद दिए, कुछ शेयर हमने बेच दिए, कुछ आपने मर्ज कर दिए, कुछ और नए शेयर इशू कर दिए, तो वहां पर अगर आपने कुछ हेरा फेरी करी है या कुछ चेंजेस आपके करे हैं, सब्सिक्वेंट चेंजेस अगर आपके हुए हैं, तो वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। नहीं तो अदरवाइज तो हम यही सोच के चले थे कि भाई आपकी ये इस तरीके से ये चीज़ें आपकी हैं, तो हम वही सोच के चले थे। तो यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। बैलेंस शीट आपको लगानी पड़ेगी, P&L आपको लगाना पड़ेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो जो है आपको रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी, और कोई भी स्टेटमेंट अगर आपकी जो ये दिखाती है कि भाई हमने कोई भी स्टेटमेंट शेयर वगैरह में चेंजेस हुए हैं तो वो सारे आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपने जो भी चेंजेस करे वो सारे आपको शेयर होल्डर को पता होने चाहिए, ठीक है। AS21 क्या कहता है? ये होल्डिंग सब्सिडरी का ही वो बताता है। AS21 यानी AS आया था ना इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। AS21 आपका जो है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो कहता है, क्या कहता है कि ये हमारा आया था 1 अप्रैल 2002 में आपका जो वो आया था AS21। कई बार ये पूछ लेता है कि AS21 इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है आपके होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को मर्ज करके बनेंगी, ठीक है। मतलब अलग अलग तो बनाएंगे बनाओगे, लेकिन फिर भी आप मर्ज पोजीशन में भी बताओगे कि भाई आपको क्या फायदा हुआ इससे, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ AS21 is applicable to all the enterprise that prepare a consolidated financial statement. It is mandatory for listing companies and बैंकिंग कंपनी, जितने भी आपकी लिस्टेड कंपनी है और बैंकिंग कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी है कि अगर कोई होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है उनके बीच में, तो वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट आपके बनाएंगे या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी? एक तो P&L, ठीक है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट, एक्सेप्ट द टिपिकल नोट, कोई ज़्यादा टिपिकल नोट है तो उसको आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज जो छोटे मोटे नोट्स हैं उनको आप कंबाइंड करके बनाओगे, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट वगैरह अगर आपको किया है कोई, अगर आपके इस तरह की कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो कंसोलिडेट मतलब आपने किया है उसने किया है तो वो सारा आप कंसोलिडेट स्टेटमेंट आप बनाओगे। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन सब्सिडरी, ये डोमेस्टिक के लिए भी है फॉरेन के लिए भी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि AS21 इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक, फॉरेन, बोथ और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि AS21 तो हमारा जो वो डोमेस्टिक में ही अप्लाई होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी सब में अप्लाई होता है। अगर मतलब कोई कंपनी आपकी फॉरेन कंपनी है और वो सब्सिडरी है आपके, तो वहां पर भी ये चीज़ आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप क्या वो करोगे, जितने भी एसेट है उनको आप मर्ज करोगे, जितने भी लाइबिलिटी है उनको आप मर्ज करोगे, फिर आप कंसोलिडेट करके आप बनाओगे, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इट्स शेयर होल्डर
कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी। मतलब उसको जब भी वो अपने उसको रिप्रेजेंट करेगी, सेपरेट कॉपी तो अटैच करेगी लेकिन एक कंसोलिडेट बैलेंस शीट भी बनाएगी वो, ताकि उसको ये पता चले कि भाई एक्चुअल में हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट इज नथिंग बट एडिक्टिंग और अप और कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी टुगेदर। मतलब जितने भी आपके एसेट है लाइन टू लाइन, मतलब एसेट में एसेट जोड़ दो, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी जोड़ दो, उन सबको कंबाइन करके एक मतलब जो अलग से जो चीज़ें आप इसमें कर दो। ठीक है, तो वो हमारी बैलेंस शीट इसमें आ जाती है। तो उस बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट बैलेंस शीट। लेकिन जब आप बैलेंस शीट को वो करोगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कंसोलिडेट बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो उस टाइम पे कुछ पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मतलब आपको ये बताना है कि जो होल्डिंग कंपनी जो है उसके कितने शेयर हैं और आपके शेयर ऑफ माइनॉरिटी यानी आउटसाइडर जो शेयर होल्डर हैं वो आपके कितने हैं। तो वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड दैट ऑफ द वेरियस सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी सेम। जिस डेट से आप बना रहे हो, मान लो आपने बनाया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसने बनाया 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो आपका तो मैच होगा ही नहीं। तो दोनों का जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, इफ देयर आर नॉट सो नेसेसरी एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द कंसोलिडेशन। अगर आपका अलग अलग है तो पहले आप उस डेट तक की एडजस्टमेंट कर लीजिए और तब जाके आप कंसोलिडेट बनाओगे। आपने बनाया मान लो किसी और डेट से, दूसरे ने बनाया किसी और डेट से, वहां पर एडजस्टमेंट करने में दिक्कत रहेगी। तो पहले वो आप एडजस्टमेंट कीजिए, उसके बाद आप आगे की बात कीजिए। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल सब्सिडरी कंपनी, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई आपने जो है उसको एक्वायर किस दिन किया है। मान लो भाई मैंने जो है 1 सितंबर को किया है उसको एक्वायर, उससे पहले तो हमारा होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन ही नहीं था। तो उसके बाद से फिर आप जो है जब से आपने एक्वायर करा है वहाँ से लेके आप 31 मार्च तक जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर एंड है वहाँ तक आप अपने जो स्टेटमेंट है उसको तैयार करोगे। ठीक है, इंटर कंपनी ओइंग। इंटर कंपनी ओइंग का मतलब क्या है? आपने कुछ और एसेट वगैरह परचेज कर रखी है वहाँ के, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये एसेट यहाँ की परचेज कर रखी है। शेयर्स के अलावा भी कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ एसेट्स और कुछ इन्वेस्टमेंट होती है हमारी वहाँ पे, तो वो आपको बतानी पड़ेंगे। एक कंपनी की दूसरी कंपनी में अगर कोई ओइंग है या कुछ और आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई एसेट आपने परचेज कर रखी है या कोई और चीज़ आपने परचेज करे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन और ये सारी एडजस्टमेंट जो आप यहाँ पर करोगे, मतलब जिस दिन आपने एक्वायर करा था उस दिन सारी एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाएगा और उस टाइम पे आपको फिर बताना पड़ेगा कि भाई इस दिन हमारी एसेट इतनी थी, उसकी एसेट इतनी थी, तो वो रिवैल्यूएट करके जो भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन वगैरह आपका जैसे एडजस्टमेंट ऑन वो, ठीक है, फिक्स एसेट्स को आप डेप्रिसिएशन वगैरह ये सारी एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद आप इनको कंसोलिडेट करोगे। मतलब उस डेट से पहले पहले तक की सारी एडजस्टमेंट को आप अपना जो एडजस्ट कर लोगे, उसके बाद आप इनको कंसोलिडेट करोगे। भाई आप अलग अकाउंट बना रहे थे, वो अलग अकाउंट बना रहे थे, आप अपनी एसेट को उस डेट पे रिवैल्यूएट करो, उसको भी बोलो कि भैया रिवैल्यूएट करे, दोनों को आप मर्ज कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बैलेंस शीट में जो डेट चल रही है वो 31 मार्च की चल रही है, आपने करा है 1 सितंबर को। 31 मार्च और 1 सितंबर में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो जो डिफरेंस आपका आया है 6 महीने का, आप डेप्रिसिएशन लगाओ, जो डेप्रिसिएशन वाला है उसमें एसेट की वैल्यू में तो घटेगा बढ़ेगा ना आपका, जो घटेगा बढ़ेगा आप उसको घटाओ बढ़ाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। इसके बाद कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि माइनॉरिटी का कितना कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कई बार निकालने को दे देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है, 1-2 बार आपका आया हुआ भी है, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है। मेजोरिटी इंटरेस्ट तो वो हो गया कि आपने मेजर शेयर होल्डिंग आपने कर ली, अब माइनॉरिटी आपका क्या बना वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, द क्लेम ऑफ आउटसाइडर शेयर होल्डर इन द सब्सिडरी हैज़ टू बी असेस और शोन एज द लाइबिलिटी और कंसोलिडेट बैलेंस शीट। मतलब जो आपका रिमेनिंग जो रह गया, मतलब कुछ तो आपने एक्वायर कर लिया, जो रिमेनिंग रह गया वो आपका क्या बचा? माइनॉरिटी। तो वो आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
वहाँ पे बताया था ना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को वो करना, तो वो आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा कि दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द नेट एसेट ऑफ द कंपनीज इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर ऑफ एग्रीगेशन ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस फंड और proportion of share of all assets should be deducted from the minority interest। इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब आप इसको निकालोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है शेयर इन द शेयर कैपिटल इन द सब्सिडरी, कि मतलब जो शेयर कैपिटल के आपका जो शेयर है वो कितना है, इसको ध्यान रखना है। शेयर इन रिजर्व बोथ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी के प्री और पोस्ट में हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस थे वो हमारा कितना था। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो अगर कोई है हमारा तो उसको आप डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी हेल्ड बाय द आउटसाइडर और डिविडेंड ड्यू ऑन सच कैपिटल इज देयर और एनी प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर अगर आपका उसका कोई रोल है तो वो भी आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करोगे, तो उसके बाद आप इसको निकालोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आउटसाइडर का हमारा इंटरेस्ट जो कितना रह गया, कुछ तो हमने मेजर शेयर हमने ले लिए, उसके बाद जो हमारा शेयर रह गया वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट के उसमें उसकी वजह से आपको वहाँ पर जब कंसोलिडेट बैलेंस शीट दिखाओगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो कितना कितना है ये चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ये एक बैलेंस शीट देखो जरा। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड 31 मार्च 2010 को एक बैलेंस शीट ये है। शेयर कैपिटल इसकी इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2,70,000 के, तो यानी 2,70,000 डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के कितने बने 27,000। ठीक है, जर्नलिज्म प्रॉफिट एंड लॉस 3,60,000, करंट लायबिलिटी इतनी है और टोटल है इसका इतना। ठीक है, फिक्स एसेट्स है ये, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 7,15,000 का इसका ये है। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है छोटी सी। अब कहता है एच लिमिटेड एक्वायर 25,000 इन एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने कितने शेयर ले लिए इसके 25,000 शेयर ले लिए थे, कितने 27,000। 2,000 भी क्यों छोड़े, सारे ले लेता। ठीक है, तो 2,000 हमारे क्या बचे माइनॉरिटी। ठीक है, ये डिसीजन हमारा इस दिन हुआ है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,75,000। ठीक है, ये अपना वो कर लिया कि इतने शेयर हमने इतने के ले लिए। फिक्स एसेट्स को रिवैल्यूएट करा गया तो वो फिक्स एसेट्स बनी हमारी 3,28,000 की, पहले कितनी थी 2,90,000 की। तो हमें ये बताना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका कितना है। 2,000 शेयर हमारे रह गए, 25,000 तो उसने एक्वायरी कर लिए, 2,000 शेयर रह गए कितने में से 27,000 में से, तो यानी इसकी रेशो क्या बनी 2/27। ठीक है, इतना हमारा रह गया। शेयर कैपिटल में देखते हैं, ₹2,27,000 का 2/70, 2/27। ठीक है, 27 से 27 कट गया तो ये हो गया आपका 20,000। शेयर कैपिटल की एडजस्टमेंट कर ली। रिजर्व एंड सरप्लस का देखो, मैंने आपको बताया था रिजर्व एंड सरप्लस की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 3,60,000, 3,60,000 का 2/27। ये पॉइंट में आएगा कुछ। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से इसको इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट में आएगा ये। अच्छा, प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम देख लेते हैं। 3,60,000 का हमारा ये बना था, रिवैल्यूएट करा था हमने। जनरल रिजर्व हमने 3,60,000 का वो करा था। एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि ये राइट ऑफ करने पड़ेंगे। इसका रिवैल्यूएशन पंगा है, ये रिवैल्यूएशन हुआ है 3,28,000 और ये है 290, तो इसमें कितना आपका वो हुआ, इसमें जाएगा, इसको आप उसमें से माइनस कर दोगे ना, मतलब 328 में से आप 290 को माइनस कर दोगे, 38,000 आ गया ना। 38,000 तो आपका ये आ जाएगा।
20,000 आपने ये वो कर दिया, और बाकी आपने ये जो है उसको वो कर दोगे। ये 360 आपका क्या था? 360 रिजर्व में से आप इसमें से प्लस माइनस एडजस्टमेंट करोगे ना इसकी, तो इसको आप प्लस माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 28,000। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेना, हो सकता है इसकी कैलकुलेशन में वो हो। ठीक है, फिर आप ये जो अमाउंट आपके आ रहे हैं ना, एक ये अमाउंट आया, एक रिजर्व एंड सरप्लस का आया, और उसमें जो भी एप्रिसिएशन अगर आपका फिक्स एसेट्स और उसमें जो भी आपका एप्रिसिएशन हुआ है वो, इन तीनों को आप ऐड कर दो तो आपका ये जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका जो जो एडजस्टमेंट आपकी हो रही है, देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट आपकी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपके, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपका कोई ऊपर नीचे इसमें रिवैल्यूएट होता है तो उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो बाकी और कोई एडजस्टमेंट आपकी होती ही नहीं है, तो ये जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट है इसको आप एडजस्टमेंट को करो, और रेशो हमारी वही रहेगी जो हमने यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम सबसे पहले हम रेशो ही कैलकुलेट करेंगे, कितने शेयर हमने छोड़ दिए और कितने शेयर हमारे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जो ये अकाउंट है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब हमारी स्टार्ट होगी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमारा ये जो हाफ पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने शेयर कैपिटल वगैरह और ये जो पार्टनरशिप और आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन और कंपनी का वाइंड अप, अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करेंगे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना, हम एक अमाउंट और एक्सपेंसेस हम कितना बियर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट में अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड कर दो तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा अमाउंट या एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो हम एक एक्सपेंसेस जो बियर कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको आप सम कर दो तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हमने उसके लिए दिए हैं या जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अब किसको आप कॉस्ट मानोगे, किसको आप कॉस्ट नहीं मानोगे, इन सबको आप ऐड करो, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा इससे रिलेटेड है, कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है। तो उन सबसे रिलेटेड आप जो है वो क्या करोगे? सबको आप कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद आप ये बताओगे कि कितना, किसका कितना प्रॉफिट आ रहा है, किसका कितना लॉस आ रहा है। यहाँ पर भी सेम हम प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारी कितनी 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 किसकी कॉस्ट आ रही है आपकी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ वो करते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहता है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करी तो आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें रहती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है कि आप असेसमेंट करोगे अपने कॉस्ट और एक्सपेंसेस का टू परचेज ऑफ द प्रोडक्ट समथिंग। आपने किसी गुड्स को परचेज करने में या उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना भी आपने कॉस्ट बियर करी, एक्सपेंसेस बियर करे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। उन सबका एक एसिमिलेशन करना, उन सबका एक समअप करना, उनके एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, ताकि हम आगे की जो ट्रीटमेंट है उसको अपने स्टार्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये चीज़ देखते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी आ रही है, और हमारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, अलग अलग तरीके होते हैं हमारे उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस पे हम लोग जाएंगे। तो हम जो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प जो वो हो जाती है। ठीक है, अब जब हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तैयार करते हैं तो हमें जो है अपना सेलिंग मार्जिन वगैरह ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती है। अब हमें कॉस्ट ही 10 रुपये आ रही है तो हम 10 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? भाई जो हमारी कॉस्ट ही 10 रुपये आ रही है तो हम 10 रुपये में कैसे बेचेंगे? तो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डिसीजन लेना है,
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो उससे डील करना, उसको बताना कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें कंसीडर करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हमारा क्या हुआ कि ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है। ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है जो कॉस्ट से डील करता है। ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग आपको करी थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीन हमारी ब्रांचेज होती हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग जो वो कर चुके हैं, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी बची है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं कि ये एक तो क्लासिफिकेशन करता है कि कॉस्ट हमारी कितनी कितनी आ रही है। मतलब आपने ये बताया 10 रुपये आ रहे हैं, तो 10 रुपये में आपकी किस किस चीज़ की कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, एक्सपेंसेस का कितना, वो सारा आप बताओगे। ठीक है, एकुमुलेशन करते हो और आप असाइनमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि भाई आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी आ रही है, उसके हिसाब से आप सबको कैसे समअप करना है और कैसे उन सब चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब इन्होंने एक डेफिनेशन आपके CIMA की, इन्होंने क्या बताया कि इसमें हम जो है वो एक बजट को एस्टिमेट करते हैं कि भाई हमारी एस्टिमेटेड बजट कितना है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हम तैयार करते हैं, एक एक्चुअल कॉस्ट को हम देखते हैं कि भाई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या होते हैं? स्टैंडर्ड जितना मैनेजमेंट ने बताया कि भैया इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जितनी आती है वो हमारी एक्चुअल आ जाती है। जैसे मान लो स्टैंडर्ड बना दिया मैंने आपको कि भैया आपके मार्क्स आने चाहिए 75%, आपके आए 71%, तो ये आपके स्टैंडर्ड थे, ये आपके एक्चुअल थे। तो ये चीज़ हमें देखना है कि भाई मैनेजमेंट ने कितनी एक्चुअल कॉस्ट तैयार करी है और कितना आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट तैयार करी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उसको वेरियांस आपका कितना आया, भाई कितना डिफरेंस आया आपका, 4% का डिफरेंस आया, कितना आया, क्यों आया, आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को निकालना, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने एक्सपेंसेस बियर करे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के जितने भी चीज़ें आपकी हैं, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही हम आगे की चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो हम आगे की चीज़ें क्या डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई इनका जो कॉस्ट है वो हम कितना कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो हमें यहाँ पर, ताकि हम आगे का प्राइस भी फिक्स कर सकें। अगर हमें कॉस्ट ही नहीं पता तो हम आगे का प्राइस क्या फिक्स करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखो, बिलो कॉस्ट तो कोई नहीं बेचेगा। हमारा क्या फ़ायदा भाई इतना इतना बड़ा सेटअप करने के लिए, हमने इतना बड़ा सेटअप किया या इतनी सारी चीज़ें करी, तो अगर बिलो कॉस्ट भी अगर हमें बेचना पड़े तो हमारा क्या फ़ायदा, हमारी कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी। तो कम से कम एटलीस्ट कंपनी ये सोचती है कि भाई हमें चाहे बेशक प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट तो हम आगे भी कमा लेंगे, लेकिन कम से कम हमारी कॉस्ट तो रिकवर होती रहे, ताकि हम सर्वाइव करते रहें। तो अगर हमारी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है, अगर हमारे 10 रुपये कॉस्ट आ रही है, हम 8 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो बताओ क्या, तो तुम खुद कमाओगे क्या अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे। तो वहाँ पर ये चीज़ हमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, टू एनालाइज एंड क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। मतलब आपका जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है उसको क्लासीफाई करना है कि भाई ये हमारी इतनी इतनी कॉस्ट आ रही है, ताकि हम ये देख सके भाई रॉ मटेरियल का हमारा खर्चा कितना आ रहा है, मटेरियल का कितना आ रहा है, लेबर का कितना आ रहा है, और बाकी एक्सपेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम कम कर सकते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसको रिड्यूस करना, तो वो सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट। ठीक है, हमारा जो है वो हर डिपार्टमेंट की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, यूनिट की कितनी आ रही है, बैच की कितनी आ रही है, तो हम सब चीज़ों से कॉस्ट हम निकालते हैं, ताकि हम, मतलब इवेंट डिपार्टमेंट आपको ये भी बता सकता है कि एक साल आपको पालने का खर्चा कितना होता है। ठीक है, मतलब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको ये भी बता सकता है कि भाई थ्रू आउट द ईयर हमने आपके ऊपर इतना खर्चा किया। आपकी जो पर मंथ इतनी कॉस्टिंग पड़ती है, तो वो सब चीज़ें निकाली जाती है। भाई हम किसी चीज़ का ऑर्डर देंगे या किसी चीज़ को बनवाएंगे, तो हम देखेंगे ना कि भाई हमें इतना इतना चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कितनी कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है। रॉ मटेरियल हमारा आ रहा है तो उसमें हमारा कितना खर्चा आ रहा है।
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, प्रोसेस का, डिपार्टमेंट का, ऑपरेशन का। भाई हमें लग रहा है कि भाई ये चीज़ हमारी महंगी आ रही है, तो हम उसको बंद कर देंगे, हम बाहर से करवा लेंगे वो काम। तो भाई हमारा क्या फ़ायदा अगर इसकी इतनी कॉस्टिंग हमारी आएगी, हम खुद बनाएंगे तो इतना खर्चा हमारा आ रहा है, तो हमारा क्या फ़ायदा, इसको हम बाहर से करवा लेंगे। ठीक है, टू इंडिकेट द मैनेजमेंट एनी इनएफिशिएंसी, और अगर आपका कोई वेस्टेज वगैरह, अगर आपका कोई है, कोई एक्सपेंसेस वगैरह, अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि भाई इसमें हमारी वेस्टेज कोई आ रही है, या कोई ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको हम बियर कर सकते हैं या हटा देने चाहिए, तो वो सब हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, कि मतलब अगर कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है फंड का, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट है, फालतू का खर्चा है, या इसको कम कर देना चाहिए, या इसमें ये जो चीज़ें हैं इसमें हमें कम कर देनी चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। भाई लेबर है, आपको इसकी जगह हटा के, आप फ्रेशर को हटा के आप एक्सपीरियंस लगा लो, कम वेस्टेज आपकी करेगी, जल्दी आपका प्रोडक्शन करेगी। लेबर को हटा के मशीनरी से काम करवाओ आप। तो अलग अलग तरीके होते हैं कि जिसमें हम जो चीज़ें हैं उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टू प्रोवाइड डेटा फॉर द पीरियोडिकल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इन द सर्च इंटरवल। ठीक है, वो सारा जो बैलेंस शीट वाला जो सारा काम होता है वो आपका यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट शीट बनती है, बैलेंस शीट आपकी नहीं बनती है, यहाँ पर कॉस्ट शीट आपकी तैयार होती है। टू रिवील द सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, मतलब आपका जो है वो टाइप ऑफ इक्विपमेंट कौन कौन से, मेथड, डिजाइन, आउटपुट, लेआउट, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि वीकली हमारी कितनी सेल हुई, इसमें इतनी हमारी कॉस्ट थी, इतना हमारा प्रॉफिट हो, वो सारा आप जो है डेली बेसिस पे बता सकते हो, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, वो सारा आप अपना जो स्टेटमेंट है वो अपनी तैयार कर सकते हो। इतनी प्रोडक्शन करी तो हमारी इतनी कॉस्ट है, इतनी प्रोडक्शन करी तो हमारी इतनी कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें आप अपना यहाँ पर बता सकते हो। एक्चुअल फिगर आपके क्या रहेगी उसको एस्टिमेट करना, कोटेशन के हिसाब से देखना कि भाई कितनी कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको कंपेयर करना, और ये सब चीज़ें देखना कि भाई आपने जो क्वालिटीज़ हैं उसमें कितना कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और आपकी एक्चुअल फिगर्स आपकी क्या कहती है, तो उसके हिसाब से सब चीज़ें देखना, तो हमारा इसका काम रह जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये देखना कि भाई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, और आपका जो प्रोडक्शन है वो आपने कितना लिया, और कितना आपका प्रोडक्शन और एक्चुअल में कितना आपका मैच करता है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मतलब हमारा स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत हमारी आई, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस क्या रहती है आपकी, एक तो प्राइस फिक्स करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करेगा कि भाई हम आगे फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है, इतना हमें आगे फ्यूचर में प्राइस अपना रखना चाहिए। हम कितना प्राइस रखें कि दिवाली पे कम भी ना लगे लोगों को, और हमारा प्रॉफिट भी हमारा आता रहे, तो हम पहले से एस्टिमेट कर लेंगे, वो डिमांड के बेसिस पे हम कर लेंगे। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। चैनलाइजिंग द प्रोडक्शन और राइट लाइन, मतलब ये बताना, मतलब ये देखना कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह है वो सब सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम कॉस्ट को वो करेंगे। अगर कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती रहेगी तो हम जो उसको प्रोडक्शन को बंद कर देंगे। ठीक है, वेस्टेज को हम एलिमिनेट करेंगे, मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हम ये देख सकें कि भाई हमारी कौन कौन से कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वेस्टेज आ रही है, तो हम उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कौन कौन सी किस किस तरीके से हम अपनी वेस्टेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी कंपैरिजन करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रोडक्ट ए बनाया तो उसका इतना था, पिछले क्वार्टर में हमारा इतना था, इस क्वार्टर में हमारा इतना, इस क्वार्टर में हमारा इतना ज़्यादा क्यों आया, तो उसका क्या रीज़न था हमारा, तो वो सारी चीज़ें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगी। इसके साथ साथ हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। भैया इन्वेंट्री का हमारा इतना खर्चा आ रहा है, क्या ज़रूरत है इसको इतना इन्वेंट्री रखने की, कितनी इन्वेंट्री रखें ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, स्कोप हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसको, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हम यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को एसरटेन करने में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ में मैच करना कि भाई हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना रेवेन्यू हमारा आ रहा है, कितना कितना हमारी कितनी कॉस्ट पे कितना रेवेन्यू हमारा आ रहा है, तो उसको देखना। ठीक है, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा आपका कि इसके बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन आपके लिए जाते हैं कि भाई हम खुद बनाएं या बाहर से बनवाएं। ठीक है, हम उसको जो है रेडीमेड ले लें या उसको खुद बनवाएं। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट आगे डिसीजन ले लेगी। ठीक है, क्रेडिटर को आप हेल्प करेगा, क्रेडिटर को हेल्प करेगी ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कैसे, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको पैसा हम पे करेंगे, हम पे करेंगे मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमें दिया होगा,
अब उन्होंने जो दिया होगा वो बोलेंगे भैया इनकी कॉस्ट इतनी आ रही है, तो ये हमें पैसा कहाँ से देंगे। तो वो सारा एनालाइज करते हैं, वो देख लेते हैं भाई इसकी कितनी इतनी कॉस्टिंग आ रही है, ये चीज़ है, इसका प्रॉफिट इतना है, भैया हमें आगे पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। एम्प्लॉय को वो बताएगा भाई इसकी इतनी कॉस्ट आ रही है, इतनी चीज़ें, ये तो प्रॉफिट में है ही नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें आप डिटरमाइन कर सकते हो। आगे फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई इतना प्राइस है, हमें बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी ये आप जरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो आगे की वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ में, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और हमारी जो कॉस्ट शीट है इसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, कॉस्ट शीट। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग जो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और एग्ज़ाम के अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते रहिए। सो थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।